हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 13 जुलाई को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है हर ओन वर्क प्लेस। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और इस आर्टिकल में हम इश्यूज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बात करेंगे। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव, आर्गुमेंट अगेंस्ट मेंस्ट्रुअल लीव, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस की जाएगी। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे और एक नेशन वाइड पॉलिसी की ज़रूरत है या नहीं है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इन केजरीवाल बेल लेंस ऑन ईडी पावर टू अरेस्ट। ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। पीएमएलए की बात करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इस बेल से रिलेटेड और अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविज़न क्या है पीएमएलए के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में आपको नेक्स्ट ईयर पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे और आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस भी सर्च कर सकते हैं सिंपली टेलीग्राम में और उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हर ओन वर्क प्लेस। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल थीम की बात करूं आर्टिकल की, तो थीम क्या है? इशू ऑफ मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव्स। इसमें हम बात करेंगे आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव, आर्गुमेंट अगेंस्ट मेंस्ट्रुअल लीव्स। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या एक मॉडल नेशन वाइड पॉलिसी की ज़रूरत है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल लीव। ठीक, एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। कैसा मेंस का क्वेश्चन? इस बार 2024 में ही पूछा जा सकता है, आपको काफ़ी न्यूज़ में है ये वाला जो इशू है। डिस्कस द नीड फॉर अ पॉलिसी मेजर ऑन मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन जेंडर इक्वलिटी। ठीक, तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या जो है पॉलिसी मेजर की ज़रूरत है, क्या नीड है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन, और उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे जेंडर इक्वलिटी के ऊपर। ठीक, तो ये हमारा मेंस का क्वेश्चन रहेगा। अब आर्टिकल आया क्यों है, कॉन्टेक्स्ट बात करना ज़रूरी है। रिसेंटली 3 जज बेंच हियरिंग अ प्ली टू इम्प्लीमेंट द मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 comment that a mandatory menstrual leave policy might be counterproductive for women in the workplace is an intervention in what has proved to be the contentious issue not just in India but across the world. Recently 3 जज की जो बेंच थी जो कि एक प्ली सुन रही थी जिसमें मेंस्ट्रुअल लीव को मैंडेटरी करने की बात कही जा रही थी अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। उस केस की हियरिंग में एक जज ने कमेंट किया कि मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया केंद्र सरकार को टू फ्रेम अ मॉडल पॉलिसी इन कंसल्टेशन विथ स्टेक्स एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक, तो अलग अलग स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन और स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करके एक मॉडल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और उसमें आपको जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं दोनों को प्रॉपर वे करना है, और जो आउटवे करेगा उसके फेवर में पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। जो केंद्र सरकार का लास्ट ईयर जो स्टैंड था, है ना, उस समय स्मृति ईरानी जी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, तब उन्होंने राज्यसभा में इस आइडिया को, मेंस्ट्रुअल पेड लीव आइडिया को अपोज किया था। उन्होंने कहा था शी डिड नॉट वांट वुमेन टू फेस डिस्क्रिमिनेशन ओवर नेचुरल पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ जर्नी। ठीक, तो ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके वो फॉर्मर मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। उन्होंने ये कहा था कि वो नहीं चाहती कि जो वुमेन की नेचुरल जर्नी है उसके लिए भी उसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आर्गुमेंट जो कि किसके फेवर में है, मेंस्ट्रुअल लीव के फेवर में है। व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन? तो फर्स्ट पॉइंट है
हेल्थ एंड वेलबींग, इट कैन कॉज फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। हम जानते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। तो अगर पेड लीव होगी तो वो अपनी वेलबींग और हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर पाएंगी विदाउट फाइनेंशियल पेनाल्टी। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी। Menstrual leave will normalize menstruation, reducing stigma attached to it and encouraging open discussion about menstrual health. अगर menstrual leave मैंडेटरी कर दी जाती है तो बेसिकली ये मेंसुरेशन को नॉर्मलाइज करेगी, इससे अटैच जो स्टिग्मा है उसको रिड्यूस करेगी और लोग ओपनली मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बात कर सकेंगे। अगर वर्क प्लेस में ये एनवायरनमेंट होता है तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वर्क प्लेस ज़्यादा सेफर फील करेंगी और उससे वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी भी बढ़ेगी। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी। स्टडी सजेस्ट दैट मेंस्ट्रुअल लीव कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी अमॉन्ग वुमेन एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हायर एम्प्लॉय रिटेंशन। ठीक, तो स्टडी सजेस्ट की है कि मेंस्ट्रुअल लीव से जो प्रोडक्टिविटी होती है महिलाओं की, वुमेन एम्प्लॉयज़ की, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। उसके साथ साथ वो लेबर फोर्स में भी बनी हुई रहती हैं। ठीक, तो हायर एम्प्लॉय रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं अमॉन्ग वुमेन एम्प्लॉयज़। हम जानते हैं वुमेन एम्प्लॉयज़ लेबर फोर्स बहुत सारे रीजंस के कारण छोड़ देती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न मैरिज है, इसके अलावा चाइल्ड केयर है और उसके अलावा मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी है। तो इन सारे रीजंस के कारण महिलाएं जो है आपकी लेबर फोर्स छोड़ देती है। अब लेबर फोर्स छोड़ने से क्या होता है, क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो जा रहा है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन महिलाएं हैं, अगर ये काम नहीं करेंगी तो फिर ये डिपेंडेंट रहेंगी 50% ऑफ जो लेबर फोर्स है, जो पॉपुलेशन है उन पर। ऐसे में ओवरऑल जीडीपी को बहुत नुकसान होगा। सो अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव जो है मैंडेटरी कर देते हैं तो उससे एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ेगा और ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और उसके कारण जो जीडीपी होगी वो भी बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और लीगल पर्सपेक्टिव्स। लीगल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मेंस्ट्रुअल लीव देना पॉसिबल है। हो सकता है कि जो मैन हो वो बोलें कि यार ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं को एक्स्ट्रा लीव दी जा रही है, 2 दिन की उन्हें एक्स्ट्रा लीव दे रही है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर परमिट किया गया है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन काउंटरिंग क्लेम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मैन हु कैन नॉट अवेल मेंस्ट्रुअल लीव। आर्टिकल 42 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है उसके अंदर इंश्योर किया गया है, इट मैंडेट्स द स्टेट टू इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। सो मेंस्ट्रुअल लीव इज एन एक्सटेंशन of this responsibility and also promote a humane work environment for women ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक, तो 42 के अंदर और आर्टिकल 15(3) के अंदर भी जो है हम लोग देखें तो पॉसिबल है मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करना फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट मेंस्ट्रुअल लीव। इट लीड्स टू डिस्करेजमेंट ऑफ हायरिंग फीमेल एम्प्लॉयज़। ठीक, अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव्स देते हैं तो 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी और पेड लीव होगी तो जो भी एम्प्लॉयर होगा वो सोचेगा कि यार इससे अच्छा महिलाओं को मैं हायर ही नहीं करता। और रिसेंटली हमने एक फॉक्सकॉन वाला केस भी पढ़ा था, है ना। फॉक्सकॉन कंपनी में क्या है, जो मैरिड वुमेन है उन्हें हायर ही नहीं किया जा रहा है फॉर मल्टीपल रीजंस। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल लीव्स के कारण भी हो सकता है कि महिलाएं जो है लेबर फोर्स में एंटर ही ना कर पाएँ, उन्हें जॉब ही ना मिल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ऑलरेडी मैटरनिटी लीव 26 हफ्तों की दी जा रही है और फिर ये मेंस्ट्रुअल लीव के कारण जो एम्प्लॉयर है उन पर भी बर्डन बढ़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, accommodating menstrual leaves may disrupt workflow, increase workload for the other team member and create resentment among employees who do not receive similar benefit। ठीक है, तो भले ही लीगल पर्सपेक्टिव से ये सही भी हो, लेकिन अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो ये तो हो सकता है जिनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, है ना, मैन को नहीं मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत इसके अगेंस्ट में बात कर सकते हैं, रिसेंटमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अरे यार तुम लोगों को हर चीज़ के लिए स्पेशल प्रोविज़न मिलता है, तुम तो इक्वलिटी की बात करते हो, हम भी उतना काम कर रहे हैं, तुम भी उतना काम कर रहे हो, तुम्हें एक्स्ट्रा छुट्टी मिले। इस तरीके की चीज़ें हो सकती है और ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है। मान लीजिए सडनली जो है कोई महिला ने मेंस्ट्रुअल लीव ले ली और सडनली बाकी टीम मेंबर पे एकदम से वर्कलोड बढ़ जाए, तो ऐसे में जो है जो ओवरऑल
वर्क फ्लो है वो डिसरप्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। नेक्स्ट इशू है एनफोर्समेंट रिलेटेड इशू। Implementing paid leave for menstruation raises challenges such as determining legitimate use, preventing misuse, and defining acceptable enforcement method for employee। तो हो सकता है कि जो वुमेन एम्प्लॉय वो पीरियड्स में ना हो और उसके बाद भी छुट्टी ले ले, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ना। एक 2020 में इंसिडेंट हुआ था भुज में, जहां 66 गर्ल्स को फोर्स किया गया था टू स्ट्रिप टू वेरीफाई मेंसुरेशन स्टेटस, और सिमिलर आपका इंसिडेंट मुजफ्फरनगर में भी हुआ था। तो एक एनफोर्समेंट इशू बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। नेक्स्ट है स्पेशल लीव पॉलिसी कुड हाईलाइट मेंसुरेशन एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, पोटेंशियली लीडिंग टू पीरियड शेमिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम स्पेशल लीव पॉलिसी देते हैं तो हो सकता है कि जो मेंसुरेशन है वो नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाए, है ना, और इसके कारण पीरियड शेमिंग और डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं को फेस करना पड़े, जो कि स्मृति ईरानी जी ने भी कहा था। चीज़ें क्लियर है क्या? लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, दोज वुमेन हु सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन सच एज एंडोमेट्रियोसिस एंड डिस्मेनोरियो, the discomfort that accompanies their menstrual cycle has real impact on their performance at work। ठीक, तो जो महिलाएं ये दो कंडीशन फेस कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट फील करती है, जिसके कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और बैलेंस बनाने के लिए ही जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि आप एक पॉलिसी बनाइए और सारे स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन करिए। अच्छा, वर्ल्ड में क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं। ठीक, ताइवान और ज़ाम्बिया रिसेंटली यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो हर्डल हैं वो अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा जो स्पेन है वो फर्स्ट यूरोपियन नेशन बना है जहां पर पेड मेंस्ट्रुअल लीव इंट्रोड्यूस की गई है ना। इट वाज सीन एज अ मूव टुवर्ड्स ग्रेटर जेंडर पैरिटी। 2023 जून में यहाँ स्पेन में मेंस्ट्रुअल लीव इंट्रोड्यूस की गई है। हालांकि पिछले जहाँ जहाँ ये इंट्रोड्यूस किया गया है वहाँ ये भी देखा गया है कि महिलाएं इन लीव का रेयरली यूज़ कर रही हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इंडोनेशिया में 2 मैन मेंस्ट्रुअल लीव ज़रूर है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है इन केजरीवाल बेल लेंस ऑन द ईडीज पावर टू अरेस्ट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। PMLA एक्ट के बारे में बात करेंगे। PMLA एक्ट के अंदर जो अरेस्ट प्रोविज़न है उस पर चर्चा की जाएगी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्हें इंतरिम बेल ग्रांट कर दी है इन द केस ब्रॉट बाय द ED इन द एलिजेड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम। दिल्ली का जो एक्साइज पॉलिसी स्कैम है, लीकर केस है, उसके अंदर केजरीवाल को क्या दी गई है, बेल दे दी गई है। अंतरिम बेल है, इसका मतलब जो रिलीफ है वो कुछ समय के लिए है, परमानेंट बेल अभी नहीं मिली है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जो लोअर कोर्ट है उसने परमानेंट बेल दे दी थी, लेकिन उसके बाद जो है ED हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उस बेल पर स्टे लगा दिया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अभी सुप्रीम कोर्ट से इंतरिम बेल मिली है। हालांकि उनको रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि CBI ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया है। तो जब तक के CBI का जो केस है उसमें उन्हें बेल नहीं मिलती तब तक के उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंसर्न्स रेस किए हैं over the ED power to arrest under the PMLA Prevention of Money Laundering Act 2002 and the way the agency uses that power। So इस आर्टिकल में हम ED की जो अरेस्ट करने की पावर है उसके बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। PMLA में सेक्शन 19 में अरेस्ट की पावर दी गई है, तो इस सेक्शन 19 के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत बेल दी है। द सुप्रीम
Supreme Court did not make a finding on whether Kejriwal arrest was legal or not, but it did find sufficient ground to question how the ED uses its power to arrest. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं जानना चाहा कि भाई केजरीवाल गिल्टी हैं नहीं हैं, उनका अरेस्ट लीगल है नहीं है, लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन ज़रूर किया कि ईडी जो अपनी पावर ऑफ अरेस्ट यूज़ कर रहा है उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड था या नहीं था, और इस इशू में इन डेप्थ कंसिडरेशन की ज़रूरत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लार्जर बेंच बनाई जाएगी, और जब तक कि लार्जर बेंच डिसाइड नहीं करती तब तक कि जो है केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी जाती है। 2022 में 3 जज बेंच बनाई गई थी, जिसमें जस्टिस AM खानविकर जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं वो उनके द्वारा ये हेड की गई थी, और उन्होंने PMLA को अपहेल्ड किया था, और उसके साथ साथ ED की जो भी पावर थी उसको भी अपहेल्ड किया था, इंक्लूडिंग इट्स पावर टू अरेस्ट। हाउएवर द रूलिंग डिड नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस द प्रिंसिपल ऑन द नेसेसिटी टू अरेस्ट। लेकिन जो रूलिंग थी उसमें एक चीज़ जो है एड्रेस नहीं की गई थी, वो क्या थी? द प्रिंसिपल ऑन द नेसेसिटी टू अरेस्ट, कि कितना ज़्यादा अरेस्ट करना ज़रूरी है, किस ग्राउंड पे अरेस्ट करना ज़रूरी है, और जो ग्राउंड है वो सफिशिएंट है या नहीं है, इस चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया था। ठीक है, ED की अरेस्ट पावर के बारे में अब बात कर लेते हैं। ED की अरेस्ट पावर सेक्शन 19 ऑफ PMLA में दी हुई है। सेक्शन 19 रीड्स, इफ़ द ऑथराइज्ड ऑफिसर हैज़ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजेशन रीज़न टू बिलीव that reason for such belief to be recorded in writing that any person has been guilty of an offence punishable under this act, he may arrest such person and shall as soon as may be inform him of the ground of such arrest। ठीक, तो यहाँ कुछ ऐसे टर्म हैं जो थोड़े से वेग हैं, और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस भी उठाए। क्या है? ED ऑफिसर मस्ट फ्रॉम द मटेरियल इन हिज पोजेशन हैव रीज़न टू बिलीव दैट द एक्यूज इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस। तो सबसे पहला जो इशू है वो क्या है? ED ऑफिसर के पास कुछ मटेरियल होना चाहिए उसके पोजेशन में, जिससे वो बिलीव कर रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन ने PMLA के अंदर जो है क्राइम किया है और वो गिल्टी है। हालांकि अगर हम ऑर्डिनरी लॉ से कंपेयर करें तो PMLA के अंदर अरेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑर्डिनरी लॉ में अरेस्ट करना भी आसान है, बेल लेना भी आसान है। ठीक, तो यहाँ पर अरेस्ट करना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि आपके पास एक मटेरियल इन पोजेशन होना चाहिए जिसको देख करके आपको बिलीव हो कि हाँ यार, ये सामने वाले पर्सन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है और ये गिल्टी है PMLA के अंदर। जब तक कि आपके पास कुछ मटेरियल इन पोजेशन नहीं होगा और जिसको देख करके आपको ऐसे बिलीव नहीं होगा कि इसे अरेस्ट किया जाना चाहिए, तब तक कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी लॉ होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऑर्डिनरी लॉ में सेक्शन 41 ऑफ द CRPC में क्लियर कर दिया है कि अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने कोई सीरियस कॉग्निजेंस या फिर ऑफेंस किया है तो वो इस सस्पिशन के बेसिस पे भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो अरेस्ट करना किसके बेसिस पे हो रहा है? सस्पिशन के बेसिस पे भी हो रहा है। रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी आर्बिट्री अरेस्ट कर लिए। ठीक, तो यहाँ पर अरेस्ट करना आसान है, लेकिन यहाँ पर बेल मिलना भी आसान है। बेल मिलना आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रूफ का बर्डन होता है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है। इसका मतलब आपने अरेस्ट किया, अब आप प्रूव कीजिए जिसको आपने अरेस्ट किया है एक्यूज्ड को वो गिल्टी है। अगर आपने प्रूफ नहीं दिया तो ये जो है रिहा हो जाएंगे, इन्हें तुरंत बेल मिल जाएगी। चीज़ें क्लियर है? सो इनोसेंट टिल गिल्टी ऑर्डिनरी लॉ में। PMLA के अंदर बेल मिलना बहुत मुश्किल है। द मोमेंट अरेस्ट किया गया एक्यूज्ड को, उसी मोमेंट पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किसके ऊपर आ जाता है? एक्यूज्ड के ऊपर आ जाता है। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ED को ये प्रूव नहीं करना है कि सामने वाला गिल्टी है। अब केजरीवाल जी को खुद प्रूव करना होगा कि वो इनोसेंट हैं, वो गिल्टी नहीं है। तो यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो रिवर्स होता है, एक्यूज्ड के ऊपर होता है इंस्टेड ऑफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर, और इसलिए जो है यहाँ पर बेल मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। तो PMLA के अंदर द टेस्ट फॉर बेल इज़ अ प्राइमा फेसी फाइंडिंग बाय द कोर्ट दैट द एक्यूज्ड इज़ नॉट गिल्टी। यहाँ पर जो जज होता है
उनको है ना देख करके जो भी एविडेंस है प्राइमा फेसी फर्स्ट नज़र देखेंगे वो सारे एविडेंस को, और उससे उनको अगर ये बिलीव होता है कि भाई ये बंदा जो है गिल्टी नहीं है, तभी उसको बेल दी जा सकती है। और इतनी रिस्क कोई भी जज नहीं लेगा, क्योंकि उस समय सफिशिएंट क्या नहीं होते हैं, आपके पास एविडेंस नहीं होते, मिक्स्ड एविडेंस होते हैं। तो वो सोचते हैं कि अभी इनको और समय तक कस्टडी में रखना चाहिए, जब तक कि सफिशिएंट टाइम नहीं मिल जाता, जब तक कि मुझे भरोसा नहीं हो जाता कि ये पर्सन जो है क्या नहीं है, एक्यूज नहीं है। इसलिए पीएमएलए के अंदर बेल मिलना मुश्किल होती है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सेक्शन 19 को डिटेल में डिस्कस करना चाहती है। रीज़न टू बी बिलीव मस्ट बी टू इस्टेब्लिश अ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट एंड नथिंग लेस। ठीक है, इसमें जो रीज़न टू बी बिलीव है वो एक बेसिकली फाइंडिंग के ऊपर होना चाहिए, है ना, मटेरियल पोजीशन के ऊपर होना चाहिए अपना। ऐसा नहीं कि बस मुझे गट फीलिंग आ रही है और आपने किसी को भी अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट 5 जज की बेंच में रीज़न टू बी बिलीव वर्ड को इंटरप्रेट करना चाहती है। इसके अलावा एसेंशियली द रीज़न मस्ट वर्चुअली बी एविडेंस एडमिसिबल इन द कोर्ट बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड टू इस्टेब्लिश गिल्ट एंड नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट फाइंडिंग ऑफ द ईडी। इसमें एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो रीज़न टू बी बिलीव है उसके लिए जो मटेरियल पोजीशन है वो एडमिसिबल होना चाहिए कोर्ट में एज अ एविडेंस। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सब्जेक्टिविटी हो एविडेंस में, मटेरियल पोजीशन में, और वो जो है कोर्ट में एडमिसिबल भी नहीं है एज एविडेंस। तो ऐसे केसेस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और 5 जज बेंच अब जो है फाइनली इस पर अपनी रूलिंग देगी। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। ऐसे हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है पीएमएलए को। आज ऑलमोस्ट 4-5 आर्टिकल आए थे। एक रशिया पे आया था, वो डिस्कस कर चुके हैं द हिंदू में। इसके अलावा एक पीडीएस पे आया था, लेकिन वो आर्टिकल बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है ना, बिल्कुल भी काम का नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताता। एक आर्टिकल जो है अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस के डेटा के ऊपर आया है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के ऊपर एक आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही आर्टिकल लिए हैं यार। ठीक है, तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप देखेंगे तो बाय एंड लार्ज हम लोग सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं पूरे वीक में, कोई भी आर्टिकल नहीं छूटता है। ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।